हेलो एवरीवन। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के अंतर्गत जो ई कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं उसमें एमएससी केमिस्ट्री में हम ये अपना 4th लेक्चर है। फाइनल ईयर 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर है 3rd, कोड है MCH 503, जिसमें हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के यूनिट 4th एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में स्पेशली आज ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड के बारे में देखेंगे। Presenter, myself, Dr. Anjum Ansari, Assistant Professor and Head of the Department Chemistry from Shri Makhanlal Chaturvedi Government College, Babai, Hoshangabad. Content reviewers are Dr. Alka Pradhan Madam, Dr. Bharti Jain Madam, Dr. Jyoti Saxena Madam and Dr. Roli Shukla Madam. Description of topic. यूनिट है अपनी 4th, जिसमें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के पेपर टाइटल 3rd में इस पीपीटी को अटेंड करने के लिए थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए बेसिक अबाउट टॉक्सिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड। टॉक्सिक केमिकल हम डे 1 से पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड लास्ट पीपीटी में थोड़ा हमने देखा भी है और इसके बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, जब हम इस पीपीटी को इस लेक्चर को कवर करेंगे तब हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स एंड इसके डिटेक्शन और डैमेजिंग इफेक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से हम उसको समझने के लायक हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है कि बेसिकली ये है क्या। तो ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं 1940 और 1960 के बीच में किए जाते थे और ये स्पेशली एग्रीकल्चर और मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो डेफिनेटली पेस्टिसाइड को सुनते ही अपन ने लास्ट उसमें भी देखा था कि एक आता है कि हाँ, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए और मॉस्किटो कंट्रोल के लिए हमने इसको यूज़ किया था। 1940 में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो जो सबसे पहला कमर्शियली हमने पेस्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड जो करा था ऑर्गेनोक्लोरीन, दैट इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बट 1970 तक यूएस में ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके जो पब्लिक के ऊपर हेल्थ हैजार्डस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला था और इसके बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस मिले थे कि ये किस तरह से ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वेदर इट इज़ एक्वेटिक और डिफरेंट टाइप के, उसके अलावा ये एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित यानी टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ा रहा था। बट बैन होने के बाद भी आज भी 1 टन DDT जो है पर डे इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। ये 1 टन पर डे आज भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब ये है कि ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो सिंपल, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद 5 और मोर क्लोरीन एटम्स। मतलब जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें 5 या उससे ज़्यादा क्लोरीन एटम प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहां से हमने ऑर्गेनो और क्लोरीन मेन जो है हमारा एटम है तो ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड में हमने देखा कि जैसे बहुत सारे हैं, फॉस्फेट या कार्बामेट्स। तो सबसे पहले जो पेस्टिसाइड थे वो थे ऑर्गेनोक्लोरीन। ये सबसे फर्स्ट जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड था, इसको हमने एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ के लिए यूज किया। एग्रीकल्चर डेफिनेटली क्रॉप प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ मतलब मॉस्किटो को मारने के लिए, ताकि मलेरिया से जो है इसका बचाव कर सके। अब पेस्टिसाइड में भी मोस्ट ऑफ देम जो थे वो थे इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी वैरायटी थी इंसेक्ट्स की जो हार्मफुल थी, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बैड इफेक्ट जो था वो एनवायरनमेंट पर पड़ रहा था। और ये जो थे, ये क्या हो रहा था कि इंसेक्टिसाइड जो हमने लिया ये रेजिस्टेंट थे डिफरेंट केमिकल से और
माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, मतलब हमने इंसेक्टिसाइड जितने भी यूज करे थे तो डेफिनेटली जो डीडीटी इंसेक्टिसाइड था तो ये क्या था कि इस पे बहुत सारे केमिकल और माइक्रोबियल डिग्रेडेशन प्रोसेस होती नहीं थी, या हम बोल सकते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते थे, तो इनकी परसिस्टेंसी ज्यादा थी, मतलब ये इफेक्टिव तो थे। हाँ, इफेक्टिव होने के साथ ये बाद में जो ये हुआ कि बहुत ज्यादा ये एडवर्स इफेक्ट देने लगे। ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी, इसका जो सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ा था वो था नर्वस सिस्टम पर, क्योंकि ये पूरी तरह से एंजाइम जो न्यूरोमेटर होता है उसको जो रेगुलेट करते हैं उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते थे, जिसकी वजह से कन्वल्जन्स एंड पैरालिसिस ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट जो जनरली मरते थे आइदर उनको पैरालिसिस या फिर नर्वस सिस्टम हो जाता था एंड इट्स इवेंचुअल डेथ। कहीं कहीं आपने देखा है कि जो पेस्टिसाइड होते हैं इंसेक्टिसाइड, इसको आप एक बार स्प्रे करो तुरंत वहीं पर जितने भी जो टारगेट पेस्ट होते हैं वहीं की वहीं एट अ टाइम ही उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है, कंसंट्रेशन जो पावर है उनकी वो बहुत हाई रहती है। और नेक्स्ट है टीबीटी, ट्राई ब्यूटाइल टिन, बीच में आपको दिख रहा है टिन। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है उसमें क्लोरीन कॉमन है मैक्सिमम में, और फिर डिफरेंट कोई एक या दो एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड में ही हम बात कर रहे हैं कि दे आर सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनकी जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, इसलिए एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा टाइम तक ये परसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई होती है एंड प्रोन टू बिल्डिंग अप इन द एनवायरनमेंट। एक के बाद, क्योंकि इनकी डिग्रेडेशन प्रोसेस इतनी स्लो है, ये क्या होते हैं एक के ऊपर एक बिल्डअप होते जाते हैं, या हमने बहुत अच्छी टर्म देखी थी एक्यूमुलेशन, तो इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। बहुत सारे जो ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड में जैसे हम बोल रहे हैं डीडीटी जो है जनरली इंडस्ट्रियल कंट्री, जितनी भी कंट्री जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है वहां पर ये टोटली बैन हो गए हैं, बट अभी भी ऐसी बहुत सी डेवलपिंग कंट्री हैं जहां पर मलेरिया एक जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। तो जिन भी डेवलपिंग कंट्री में मलेरिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर इसको एक अप्रूवल मिला हुआ है, क्योंकि मलेरिया अल्टीमेटली मॉस्किटो और डीडीटी जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मॉस्किटो पर। तो वहां पर डेफिनेटली इसी वजह से जो 1 टन पर डे हम देख रहे हैं डीडीटी प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ डेवलपिंग नेशंस में जो मलेरिया की प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनोक्लोरिन्स जो होता है इसकी इंटरेक्शन होती है एंडोक्राइन रिसेप्टर से। मेन जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, ये उनसे इजीली इंटरेक्ट कर जाता है एंड डेफिनेटली इट इज हाईली टॉक्सिक। तो जो एक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आती है ये इस वजह से ज्यादा हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड, इसमें जनरली ऑर्गेनोक्लोरीन जितने भी हमने स्ट्रक्चर देखे हैं इससे प्रीवियस और अभी स्लाइड में, तो इसमें क्या है एक जो क्लोरीन एटम होता है कम से कम वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है डाइफिनाइल इथेन्स। अब डाइफिनाइल इथेन्स मतलब दो फिनाइल आपको ग्रुप दिख रहे हैं, जैसा है पहला डीडीटी और दूसरा है एल्ड्रिन। फिर सेकंड बोल रहे हैं दैट इज साइक्लोडाइन्स, मतलब साइक्लो भी है साइक्लिक है और दो ईन्स दो डबल बॉन्ड, जैसे डाईएल्ड्रिन एंड एंड्रिन एंड एंडोसल्फान। एंड थर्ड वन है साइक्लोहेक्सेन्स। साइक्लोहेक्सेन्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया है लिंडेन, इसको हमने कल पढ़ा था। लिंडेन कॉमन नेम है, ज्यादातर हम इसको बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसके नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के हैं और 3 टाइप्स के बेसिक होते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन में। अब इसमें देखिए ये है दीज आर वेरी हाई परसिस्टेंस, मतलब इनकी लॉन्ग लाइफ जो रहती है, जैसे अपन बोलते हैं कि हाफ लाइफ कम होनी चाहिए, बट इनकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होती है और परसिस्टेंसी लेवल जो है बहुत हाई है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट दिया हुआ है दीज आर हाईली लाइपोफिलिक, मतलब फैट ऑयल इनसे क्या होता है ये उसमें बहुत इजीली डिपॉजिट कर जाते हैं, और ये अपने बॉडी पार्ट्स में ये जहां पर भी होते हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल और लिपिड सॉल्यूबल ऑयल सॉल्यूबल है, तो उसके ऊपर ये क्या है बहुत अच्छे से डिपॉजिट हो जाते हैं
और एक तरह से एक्यूमुलेशन प्रोसेस जो है उस एरिया में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये उसको डैमेज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स यहाँ पर इसके रिगार्डिंग है कि एप्लीकेशंस जो हमने पेस्टिसाइड को डिस्कवर किया था जिस पर्पस से, उस पर्पस से हमको एप्लीकेशन देखना था। उन्होंने बोला कि गोल जो हमने ये बनाया था कि हमने पेस्टिसाइड को बनाया, इसको टारगेट एरिया पर हम जो स्प्रे कर रहे हैं तो कंट्रोल कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पेस्ट। मतलब इसने टारगेट एनिमल पर या टारगेट पेस्ट पर अटैक किया और उसको किल करने के बाद ये तुरंत किसमें डिग्रेड हो जाएगा, हार्मलेस कंपाउंड्स में, विदाउट कंटामिनेटिंग द एनवायरनमेंट। तो जैसे ही इसने अपना काम किया, ये डिग्रेडेशन इसका हो गया और किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं बचा, क्योंकि ये हार्मलेस कंपाउंड में हो गया। मेन पर्पस तो ये था। तो इससे क्या हो रहा था कि आपका पेस्ट भी किल हो रहा था और किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट पे नहीं पड़ता। फिर सेकंड इन्होंने बोला डेफिनेटली एक बार हम इसको अप्लाई करते हैं तो थ्रू डिफरेंट मोबाइल जो भी कंडीशंस होती हैं उससे ये एयर, वाटर और सॉइल सब जगह चला जाता है। दिस मूवमेंट कैन बी बेनिफिशियल बट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस। अब जैसे बोलते हैं हमने अप्लाई किया तो ये दूसरी जगहों पे चला जाता है। जैसे बहुत कॉमन है, कई बार क्या होता है डीडीटी अपन बोलते हैं, जैसे हमने पानी में घोला और फिर अपन ने छिड़काव कर दिया। दूसरा हम बोलते हैं स्प्रे। तो अगर अपन छिड़काव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में, या कहीं कहीं हम अगर सॉलिड डालेंगे तो वो क्या है, जितने एरिया में डाला वो वहीं रुक गया। फिर हमने लिक्विड लिया तो उसका छिड़काव किया तो डेफिनेटली लिक्विड है तो उसने एरिया ज्यादा ले लिया। स्प्रे किया तो वो उससे भी ज्यादा ले लिया, उसने एयर में चला गया। तो अल्टीमेटली क्या होता था, हमको जिस पेस्ट पर टारगेट करना था ये उसके अलावा दूसरी जगहों पे पड़ जाता था। तो दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर डेफिनेटली ये इतना हाईली टॉक्सिक है तो ये उनको भी इफेक्ट करता था, और कई बार जो हमारी यूजफुल प्लांट्स या यूजफुल एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी किल कर देता था। ट्रिमर्स में जैसे अपन बोलते हैं लॉस ऑफ मसल कंट्रोल एंड ट्रिमर्स, मतलब झटके, जैसे एकदम से कई बार अपन को बहुत तेजी से एक मसल में, कई बार आप लेटे भी होते हैं तो एकदम से मसल में खिंचाव सा होता है या बहुत तेजी से झटका लगता है, वो सारी चीजें। फिर जो आपकी स्किन है या ईयर है, नोज है या थ्रोट है, इनमें क्या इरिटेशन होता है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डेफिनेटली थ्रोट इन्फेक्शन है उसके थ्रू जो आपकी इनहेल कर रहे हैं आप थ्रू नोज, तो एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और कई बार एक कफ सा बनने लगता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, आप मतलब एक्सपोजर है ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो हैं उसके संपर्क में आप काफी टाइम तक हैं और कंटिन्यूएशन में, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 3 घंटे हो गए 4 घंटे, आप कंटिन्यू, क्योंकि उस यूनिट में आप काम कर रहे हैं जहां पर ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, या आप जिस फील्ड में जहां एग्रीकल्चरल यील्ड आप प्रोड्यूस कर रहे हो वहां पर आप इस पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वहां आप क्या होता है 1 महीना 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूएशन में अगर एक्सपोजर में आते हैं तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई देती हैं। एक्सपोजर टू ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, अब मतलब हम इसके एक्सपोजर में कैसे आ गए, अगर नॉर्मल बात करें तो हम एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं जा रहे हैं फिर भी हम कैसे आ गए, तो एक जो बात बहुत ही कॉमन है, फर्स्ट एक्सीडेंटल इनहेलेशन। मतलब हमें नहीं पता था कि ऐसा नहीं है कि खेतों में यूज होता है, आजकल तो जैसे सबके गार्डन्स होते हैं, घरों में सबने गार्डन बना रखे हैं, वहाँ अच्छी बड़ी मतलब एक कई लोग तो टेरेस गार्डन में या बहुत बड़ा गार्डन एरिया घरों में ही होता है, वहां पर भी वो लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो जिस दिन आपने पेस्टिसाइड में अप्लाई किया, आपको पता नहीं है, कोई बाहर से आया तो वो एक्सीडेंटली मतलब वहीं पर अभी अभी यूज किया पेस्टिसाइड, तो आप एक एक्सपोजर में आ गए क्योंकि अभी यूज हुआ है तो उसके जो फ्यूम्स प्रेजेंट थे आपने उसको इनहेल कर लिया, तो वो एक्सीडेंटली तो कहीं भी हो सकता है। सेकेंड बोल रहे हैं कि इंजेस्टेड इन फिश डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कंटामिनेशन है, आपने यूज किया है फिर वो बहते हुए पानी में चला गया तो थ्रू उसके क्या है, और प्लांट्स में किया हुआ है आपने, कोई एनिमल आया उसने उस पौधे को खा लिया, तो इस तरह से वो जो है वो कंटामिनेशन जो है आगे प्रोसेस हो गई थ्रू फूड चेन। फिर बोल रहे हैं ये कि ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड जो है वो एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट, एक्यूमुलेशन प्रोसेस होती है ना,
लेयर बाय लेयर जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है और परसिस्टेंसी लेवल हाई। नेक्स्ट वही लिखा है वेरी परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे पानी बहता हुआ अगर बहुत दूर तक गया तो जहां अप्लाई किया है बहते पानी के साथ या हवा के बहाव के साथ ये भी बहुत दूर तक चला जाता है। पता चल रहा है हमने जहां पर इसको अप्लाई किया था ये जहां तक पानी या हवा के थ्रू गया वहां पर भी उसका टॉक्सिक इफेक्ट देखा गया। तो ये कुछ इस तरह के हैं एक्सपोजर कि इसको हम कंट्रोल में नॉर्मली नहीं भी कर सकते हैं और बहुत जगह पर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोला कि मिड 1970 में क्या हुआ कि एक रिप्रोडक्टिव फेल्यूर हुआ। जनरली हमने इंसेक्टिसाइड लिया ऑर्गेनोक्लोरिन में जैसे डीडीटी, तो क्योंकि हमने 1940 से स्टार्ट किया था 1960 के बीच में 20 साल इसको बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया। 1970 में जब हम इसकी कंटिन्यू 60 से इसकी स्टडी चलती रही तो 1970 में हमको ये पता चला कि जैसे हमने एविसाइड यूज किया था, लास्ट स्लाइड में देखा था, लास्ट पीपीटी में एविसाइड क्या था, बर्ड्स जो थी इवन उनको किल कर देते थे। तो बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उसकी जो शेल थी वो थिन होने लगी बिकॉज ऑफ ओसीपीज, और हैचिंग से पहले मतलब उसमें से बच्चे निकलने से पहले ये क्रैक होने लगा। तो उनका जो एक रिप्रोडक्टिव फेल्यूर था वो सबसे ज्यादा बर्ड्स में वॉच किया गया। डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड। डैमेजिंग इफेक्ट डेफिनेटली ये इस तरह के जो अपन वर्ड्स यूज करते हैं डैमेजिंग मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे टाइम से उसके एक्सपोजर में हो तो जो नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट पड़ा उसमें क्या है आपको देखो, डैमेज टू द लीवर, किडनीज, थायराइड ग्लैंड, ब्लैडर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर एज वेल एज जैसा अभी अपन ने देखा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि जनरली ये क्या था, फैट से इनका इंट्रैक्शन ज्यादा होता था, फैट ऑयल वगैरह, तो वो जहां जहां बॉडी में ज्यादा थे वहां पर उसका एक्यूमुलेशन ज्यादा देखा गया। तो डेफिनेटली जहां एक्यूमुलेशन ज्यादा हुआ डैमेज वहां पर ज्यादा हुआ। फिर ये बोल रहे हैं पॉइजनिंग जो भी इसकी है वो सारी चीजें जैसे अपन ने बोला कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मेंटल कंफ्यूजन, यहाँ दो चीज नहीं है। मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा अपन को डिजीनेस है ना, और बहुत एक्टिवनेस को तो डेफिनेटली ये कम कर रहा है, थकावट हो रही है हमको, तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में हमको प्रॉब्लम हो जाती है। और मेंटल कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वहां भी वर्ड आया था, आप सोचिए इसका ये बैड इफेक्ट है कि मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन है मतलब आप किसी चीज को समझने आपकी जो पावर है वो इसको डिक्रीज करते जाता है। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड साइकिल, जैसे अपन बीच में सबसे पहले देखा हुआ है ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड रेड ब्लॉक में है। सिंपल जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, एयर टू सॉइल और सेडिमेंट, सॉइल एंड सेडिमेंट्स टू वाटर, वाटर टू एयर, ये कंटिन्यू एक साइकिल इसमें तो चल रहा है पेस्टिसाइड, है ना। अब साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि जैसे पानी में हमने सॉइल के ऊपर यूज किया है पेस्टिसाइड को, पर्कुलेशन के थ्रू यानी फिल्टर होके वो अंदर गई, पानी में गई या बहते हुए उधर चली गई, तो पानी में जितने भी बायोटा है, एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, उसमें चली गई। फिर साइमल्टेनियसली पानी की जो वोलेटाइलाइजेशन प्रोसेस होती है, वाष्पीकरण होता है, उससे वो एनवायरमेंट में भी जा रही है। फिर अपन इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लांट्स के ऊपर हमने अप्लाई किया है। अब अगर उस सॉइल की जो पेस्टिसाइड है अगर वो वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, पानी के साथ डिसॉल्व करके और रूट्स के थ्रू और मिट्टी में भी पर्कुलेशन पावर अगर हाई है तो वो धीरे धीरे नीचे गया, ठीक, और पानी में और उसका लेवल बढ़ गया, इवन अंडरग्राउंड वाटर में भी वो पहुंच गया, लीचिंग इनटू ग्राउंड वाटर। तो आप सोचिए खाली ऐसा नहीं है, ग्राउंड वाटर में भी है, और डिस्चार्ज थ्रू फ्लो नेटवर्क्स एंड इरोजन, जो मिट्टी का क्षरण हो रहा है उससे भी वो पानी में जा रहा है, और साइमल्टेनियसली लैंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज। मतलब जैसे अपन ने कल देखा था पेस्टिसाइड की एक प्रॉपर्टी थी वोलेटिलिटी हाई, अगर इसकी वोलेटिलिटी हाई है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो वेपोराइज होके
जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और क्योंकि परसिस्टेंसी पावर इसकी ज़्यादा है तो ये क्या होगा कि एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे टाइम है और इसका डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो सबसे पहला जो है टॉक्सिक केमिकल्स, इसको इन्होंने बोला कि जब हमने पेस्टिसाइड को डिज़ाइन ही इस तरह से किया था कि ये यूज़ होने के बाद रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में, बट जैसे अपन ने देखा था एप्लीकेशन में कि एनवायरनमेंट में रिलीज कब होंगे, जब ये उसको पेस्ट को कंट्रोल करके इनटू हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट वो चीज़ जो है वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बोला कि हमने उसको टारगेट पे डाला ताकि वो किल हो जाए पूरी तरह से, बट बहुत बड़ा परसेंट पेस्टिसाइड का जो था वो अपने टारगेट के अलावा दूसरी जगहों पर जाकर उन्होंने उसको भी किल कर दिया। फिर बोल रहे हैं थर्ड वन इज इंस्टीड दे एंटर द एयर वाटर सेडिमेंट्स। अल्टीमेटली जो हमारा था कि ये पानी या उसमें है, बट कहीं ना कहीं ये हमको जाके इनको मिला फूड में भी। क्यों? इन्होंने इतना सोचा नहीं था कि ये चीजें आगे जाके होगी। अल्टीमेटली कंटामिनेशन हुआ। कंटामिनेशन जैसे हमने देखा फिश में, एक्यूमुलेशन प्रोसेस में देखा था, या एक्वेटिक जो दूसरी भी चीजें होती हैं जैसे जो पानी में उगाई जाती हैं। तो जब इन्होंने सैंपल कलेक्ट करने शुरू करे जिसमें हम देखें कि पेस्टिसाइड इसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो उन्होंने देखा कि एनिमल्स स्पेशली फिश में कंटेमिनेशन तो था ही, बट जो सी फूड थे मतलब एक्वेटिक जैसे पानी में जैसे सिंघाड़े वगैरह होते हैं या दूसरी चीजें जो बहुत सारी बाहर देशों में भी उगाई जाती हैं, तो उसमें भी पेस्टिसाइड का परसेंट जो है वो हमको बहुत अच्छे से मतलब अच्छे हाई अमाउंट में दिखा, जिसका बैड इफेक्ट पड़ता है। फिर डेफिनेटली इज लिंक विद द ह्यूमन हेल्थ, मतलब शॉर्ट टर्म जो बहुत रहता है कि अपन थोड़े टाइम के लिए आए सडन। कई बार ऐसा होता है पेस्टिसाइड हम घरों में भी यूज करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे गमले हम डालते हैं, तो आप देखना एक तो पेस्टिसाइड की स्मेल जो होती है अनप्लीजेंट होती है, बहुत अजीब ही होती है। फिर हम इसलिए हम बोलते हैं घरों में यूज करो तो इधर आप मास्क पहनो या फिर बहुत अच्छे से नाक को बंद कर लो जो अपन लपेट लेते हैं। बट उसके बाद भी जब तक आप सारे गमलों में डालोगे आप देखना आपको एक तो स्मेल बहुत गंदी आएगी, ऊपर से आपको हेडेक तो जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी अनप्लीजेंट स्मेल इतनी गंदी होती है, उसकी वजह से हेडेक, और फिर जब आप डाल वाल के हटोगे ना आपको छींके भी वहीं आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जब आप मेरे ख्याल से हार्डली 15 से 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। और फिर क्रॉनिक इम्पैक्ट्स क्या होते हैं जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए हैं, तो देखिए आप दे रहे हैं कैंसर एंड रिप्रोडक्टिव हार्म। तो पहले तो रिप्रोडक्टिव हार्म देखा गया था, डेफिनेटली उनमें भी था जैसे अपन ने बर्ड्स वगैरह में देखा, इंसेक्ट में नर्वस सिस्टम, फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें जो उनमें थी वो ह्यूमन बीइंग में भी दिखाई देने लगी, जैसे अभी अपन ने देखा था कि वो सेक्स हार्मोन्स को जो है उसके साथ इंटरेक्शन करके उसको पुअर कर रहे हैं। पेस्टिसाइड का जो यूज हमने किया उसमें देखिए एक बैड इफेक्ट पड़ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है। कैसे? क्योंकि सॉइल में हमने बोला कि पेस्ट कंट्रोल के लिए हमने इसको स्प्रे किया। अब ये टारगेट के अलावा नॉन टारगेट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर पेस्ट है उसको भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया, तो वो भी किल हुए, तो उनकी संख्या भी कम हुई, तो बायोडाइवर्सिटी को इसने किसी तरह अफेक्ट किया और बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो गई। सेकंड में वो बोल रहे हैं कि अगर सॉइल में किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है, whether it is come from pesticide, तो उसकी क्या रहती है कि जो सॉइल क्वालिटी अच्छी मानी जाती है और वाटर रिटेंशन पावर जो हाई होती है उसमें। वाटर रिटेंशन पावर जिस भी मिट्टी की ज्यादा होती है वहां पर प्लांट की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी होती है, और इसके लिए कंडीशन होती है कि उसमें किसी तरह का केमिकल ना हो। और अल्टीमेटली पेस्टिसाइड जो है केमिकल है, तो ये सॉइल की ग्रोथ को भी प्रभावित करते हैं, जबकि हमने पेस्टिसाइड का यूज इसलिए किया था ताकि ये सॉइल प्लांट की ग्रोथ जो है वो इसको ये इंक्रीज करे। फिर जैसे इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड उन्होंने बोला टारगेट के अलावा नॉन टारगेट स्पीशीज को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है ना। और जनरली पेस्टिसाइड को हमने क्या था, ये अल्टीमेटली क्या है, केमिकल, टोटल केमिकल प्रिपरेशन है टू किल फंगल और एनिमल पेस्ट।
अब देखिए इसमें भी ये बोल रहे हैं ओवर 98% ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड 95% ऑफ हर्बिसाइड्स। इतना जो है जनरली जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं इसकी सबसे जो बेस्ट टेक्निक मानी जाती है कि हम इसको स्प्रे करते हैं। तो इतना ज्यादा जो है वो हम स्प्रे करते हैं, तो ये किसके लिए है, ताकि टू रीच अ डेस्टिनेशन। जबकि ये क्या होता है कि दूसरी जगहों पे भी चले जाती है। अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने बोला कि अगर हमने पानी में घोल के किया और एक पर्टिकुलर एरिया में डाला तो वो फिर भी वहीं पर है या मिट्टी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। बट स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में क्या होगा, गैस के साथ आएगा तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहेंगे, और जिसका एरिया जितना कम रहेगा, जैसे गैस के फॉर्म में है तो उसका एरिया उतना कम है, तो जितना कम एरिया रहेगा, जितने छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे वो उतना ज्यादा तेजी से फैलेगा। मतलब कि उसकी जो एरिया है वो ज्यादा कवर कर लेगा, और ना चाहते हुए भी हम दूसरी जगहों पर भी पेस्टिसाइड से इफेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड में बोल रहे हैं रन ऑफ कैरी पेस्टिसाइड्स, है ना। सीधी सी बात है, पानी में मतलब हमने यूज किया, अब खेतों में अगर मिट्टी में डाला, फिर हम डेली पानी दे रहे हैं और परसिस्टेंसी हाई है, तो डेफिनेटली वो पानी के साथ बहते हुए भी क्या है, दूसरी जगहों पे चला जाता है। दूसरी जगहों पे चला गया, अदर फील्ड्स, तो जहां पर जैसे बहते हुए चला गया, अब घास खाने जो भी जानवर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस घास के ऊपर वो एक्यूमुलेट है और उसको ग्रेजिंग हो गई, मतलब उसको उसने अच्छे से जानवर ने उसको चर लिया। अब अगर वो दूध देने वाले से गाय भैंस है, तो हम जो मिल्क यूज कर रहे हैं, पता चल रहा है वो कंटामिनेशन, मतलब वो पेस्टिसाइड हमारे अंदर आ गया दूध से। तो ये जो एक चेन जो चली गई किसकी वजह से, ताकि इसकी वजह से कि ये जो है बहते हुए आगे पहुंच गया। फिर सेकंड बोल रहे हैं अदर प्रॉब्लम्स में, जैसे पुअर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रैक्टिसेस। पुअर प्रोडक्शन, अब जैसे प्रोडक्शन पुअर का यहाँ पर ये मतलब है कि हमने पेस्टिसाइड का जो यूज किया, तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में भी कर रहे हैं। जैसे अपन ने बोला कि ड्यूरिंग क्रॉप जो है, ड्यूरिंग उसी में नहीं करते हैं हम, बिफोर भी करते हैं और आफ्टर भी करते हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट स्टोरेज में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहां पर भी जैसे हमने बताया था कि इनके यूज को हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमको नेसेसरी है। बट इसके ऊपर जो चेतावनी लिखी होती है कि इतना ही यूज करना है। अब उसके लिए थोड़ा सा स्किल्ड पर्सन चाहिए, या एक तरह का कोई सुपरवाइजर हो कि वो आपको बताओ इतने किलो में इतना डालना है। अल्टीमेटली अगर अपन ने किसी को बोल दिया, उसको इसका आइडिया नहीं है, उसको ये है कि अरे घुन ना लगे तो हमने उठाया काफी सारा डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। इसकी एक लिमिट होती है, तो वी शुड फॉलो दैट प्रिकॉशन। रिपीटेड एप्लीकेशन, मतलब हमने एक पेस्टिसाइड एक फसल में यूज करी, फिर दूसरी है फिर हम यूज कर रहे हैं, तो एक ही जगह पर अगर अपन उसका एप्लीकेशन बार बार करते हैं, तो क्या होता है, इससे उस पर्टिकुलर एरिया के जो पेस्ट होते हैं वो पेस्टिसाइड के उसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। यानी कि अब आप पेस्टिसाइड को यूज करोगे तो उसमें किसी भी तरह का जो है इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इवन बस वो क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया, डिपॉजिट हो गया, और जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। तो ये एक ड्रॉबैक जो है वो बाद में जब हमने इसका बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई। डेफिनेटली स्प्रे करते हैं तो एयर पॉल्यूशन बहुत होता है। फिर ये बोल रहे हैं कि सस्पेंडेड इन द एयर एज पार्टिकल। अब देखिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, कैरी करके बहुत आगे दूसरी जगह पे ले जाते हैं। फिर अगर उस जगह पे ले गए और वहां पर बारिश हो गई, तो अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, वहां पर कंटामिनेटिंग हो गए। पता चल रहा है वहां पर तो हमने यूज ही नहीं किया था, पर वहां पर भी पेस्टिसाइड पाए गए। तो वो एयर पॉल्यूशन के थ्रू, मतलब एयर के साथ उसकी ड्रॉपलेट्स जाती हैं जो विंड के थ्रू एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंच जाती हैं। फिर नेक्स्ट इज कि क्रॉप्स कैन वोलेटिलाइज एंड मे बी ब्लोन बाय विंड्स, है ना। अब वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस हाई है और ये विंड के थ्रू दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोसेस है, अब वाइल्ड लाइफ में तो आप देखोगे वो तो एक बिल्कुल अलग ही एरिया हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ विंड वेलोसिटी और बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ विंड, वो क्या है, अगर विंड स्पीड हाई है तो वो बहुत बड़े एरिया में बहुत तेजी से दूसरी जगह पहुंच जाती है, और उसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि डोमेस्टिक एनिमल जो है
वो ही अफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वेदर कंडीशंस, है ना। अब जनरली हम बोलते हैं कि जिस टाइम पर, चाहे वो डिफरेंट सीजन हो, है ना, विंटर हो या समर हो, जिस टाइम पर हम जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं डेफिनेटली उसका, उस कंडीशन का वहां पर असर पड़ता है। टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ये चेंज होती है तो स्प्रेड जो है, मतलब कि जो पेस्टिसाइड का फैलने का है वो भी स्पीड चेंज होती है। सीधी सी बात है कि जैसे टेम्परेचर हाई है तो इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो हाई हो जाएगी, और वॉलेटिलाइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो जो है एरिया को कवर करेगा। सेकेंड, एज विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस सो डज द स्प्रे ड्रिफ्ट एंड एक्सपोजर, है ना। विंड वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी डेफिनेटली वो उतना ज्यादा लार्ज एरिया को कवर करते हुए दूसरी जगह पर इसका इफेक्ट शो करेगा। थर्ड वन इज लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन मोर स्प्रेइंग एवापोरेटिंग। टेम्परेचर हाई है मतलब डेफिनेटली वोलेटाइजेशन प्रोसेस ज्यादा हो गई, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो जो स्प्रे वाली एवापोरेशन प्रोसेस हो रही है ना, वो हाई हो जाएगी। और वैसे भी हमने देखा है जैसे कोई चीज स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा उसके पार्टिकल जो है वो ज्यादा दूर तक फैलते हैं। The amount of inhalable pesticide in the outdoor environment therefore often depend on season, है ना। अब इसका ये मतलब है यहाँ कि जो पेस्टिसाइड को हम, इनहेबल पेस्टिसाइड है जो हमारे अंदर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अपन बोलते हैं कि जैसे पॉल्यूशन जो है सर्दियों और गर्मियों में देखा जाए तो किसमें ज्यादा होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे गर्मियों में, है ना, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है काफी सारी चीजें जो है वो अगर ठंडियों में जमी हुई हो तो वोलेटिलाइज्ड हो जाती है। इट मीन्स वहां पर भी पेस्टिसाइड जो है पॉल्यूशन वो गर्मियों में ज्यादा होता है, और इसकी वजह से ही क्या होता है हमारे अंदर थ्रू इनहेलेशन ना चाहते हुए भी वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं स्प्रेड पेस्टिसाइड के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर डिफरेंट पेस्टिसाइड के जो हम पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, डस्ट के ऊपर जम जाते हैं और ट्रेवल करते हुए ये आगे तक जाते हैं। जैसे कि आप बहुत ही कॉमन देखते हैं कि अंधेरे कमरे में अगर सूरज की किरण आ रही है तो आप देखना कि उसमें ना पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो है अलग ही ट्रेवल करते हुए दिखाई देते हैं जिगजैग मूवमेंट के थ्रू। तो वैसा ही इसमें होता है कि ये क्या करते हैं, डस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं और डस्ट पार्टिकल जो है हवा में यहाँ से वहां जा रहे हैं तो ये उस पर ट्रेवल करते हुए जो है दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं ग्राउंड स्प्रेइंग प्रोड्यूसेस लेस पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट देन एरियल। ठीक है, वो जैसे मैंने बोला था ग्राउंड स्प्रेइंग हो रही है मतलब नीचे हम सिंपल स्प्रे करके डाल रहे हैं, और एरियल डाल रहे हैं हवा में, तो डेफिनेटली जो ज्यादा डैमेज होगा वो होगा एरियल स्प्रेइंग से। फिर नंबर 3, अब यहाँ पर ये जैसे हमने बोला था कि हम इसको हाउ टू कंट्रोल, है ना, अब कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा हमको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बोल रहे हैं फार्मर्स कैन एम्प्लॉय अ बफर जोन। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जनरली, जैसे अपन साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम बोलते हैं प्लांटेशन ज्यादा कर दो क्योंकि वो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वैसे इन्होंने बोला कि अगर जहां पर फार्मर्स, अब देखो फार्मर्स तो ऐसा है जहाँ खेती का एरिया होगा वो कंटिन्यूशन में होगा, तो वो ये बोल रहे हैं फार्मर्स को सलाह दे रहे हैं कि उसके चारों तरफ आप एक क्या करो, एक बफर जोन बना लो, मतलब कि कुछ इस तरह के नॉन क्रॉप प्लांट्स लगा लो ताकि वो क्या करें उस चीज को, जैसे विंड के थ्रू जा रही है तो बड़े बड़े पेड़ लगा दिए हैं जो उसको एक तरह से विंड शीटर का काम करें, उसको रोक लें और आगे बढ़ने से उसको रोक लें ताकि वो पॉल्यूशन वहीं की वहीं हो जाए, या फिर कुछ इस तरह से विंड ब्रेक्स जो हैं जो पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब कर लें, तो एक बफर जोन बन जाएगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कंटिन्यू एक के बाद एक खेत जो रहते हैं फिर आप कितने बफर जोन बनाएंगे, और फिर इसके लिए मैंने बोला जैसे एक्सपेंडिचर है जो ये लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, हालांकि ये जो है ये बेनिफिशियल है और ये इफेक्टिव भी है। फिर जैसे कि नीदरलैंड में बहुत हुआ था तो वहां पर है ये एक तरह से नेसेसरी कर दिया गया था कि जो भी फार्मर्स हैं
खेत भी काफी बड़े होते हैं वहाँ, तो फार्मर से उनको एक जो बफर जोन बनाना कंपलसरी हो गया था। जैसे अपने यहाँ बहुत डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, तो वो उसको वॉच करने लगी थी, तो ये उसका उनको बहुत अच्छा वहाँ एडवांटेज मिला था। लीगली एक हो गया था वहाँ कि आपको यू हैव टू डू दिस। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स में बोल रहे हैं ये कि जनरली वहां पर जब ये पेस्टिसाइड बैन किया गया, उसका रीजन यही था कि उन्होंने 90%, अब सोचिए, आउट ऑफ 100 इन्होंने 90% सैंपल लिए थे जो डिफरेंट स्ट्रीम से लिए थे। ऐसा नहीं था कि जहां पर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं पेस्टिसाइड केवल वहीं के लिए हों। उसके अलावा उन्होंने क्या करा था, पूरा एक जियोलॉजिकल सर्वे किया था। दूर दूर के एरिया में भी इन्होंने जाके ग्राउंड वाटर सैंपल लिया या फिर फूड सैंपल्स लिए, एक्वेटिक एनिमल्स में टेस्ट किया। जब इन्होंने देखा 90% एक बहुत बड़ा सर्वे होता है, फिर इन्होंने देखा कि मतलब 90% सैंपल में जो था वो पेस्टिसाइड कंटामिनेशन पाया गया, इसलिए उन्होंने वहां पर उसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। पेस्टिसाइड रेसिड्यू कहाँ पाए गए, देखिए आप, रेन एंड ग्राउंड वाटर। अल्टीमेटली डेफिनेटली जो बोल रहे हैं अपन कि एयर में प्रेजेंट है, बारिश हुई तो बारिश में वो डिजोल्व होके आ गए अपने नीचे सॉइल पर, सॉइल से वो ग्राउंड वाटर में पहुंच गए, तो रेन वाटर में भी प्रेजेंट हो गए और ग्राउंड वाटर में भी। फिर यूके गवर्नमेंट ने जो थी, उन्होंने एक बहुत डिटेल में स्टडी करी पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन में, और उन्होंने बताया कि इवन ड्रिंकिंग वाटर के जो सैंपल लिए गए, कहाँ से, रिवर वाटर और ग्राउंड वाटर से। अब रिवर वाटर जनरली ऐसे बोला जाता है कि जैसे बहता हुआ पानी जो होता है वो ज्यादा प्योर होता है, बट अल्टीमेटली ये भी देखना चाहिए कि रिवर वाटर फ्लोइंग वाटर है, उसका अपना एक प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है, बट अल्टीमेटली सारा इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो है वो रिवर वाटर में ही हम करते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि वो कितना प्योरिफिकेशन करेगा। अब वो बियॉन्ड लिमिट अगर आप उसमें आप ऐड करते जा रहे हो, तो उसकी भी जो है एक जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए, रिवर वाटर में मिला, ग्राउंड वाटर तो मालूम है कि अल्टीमेटली छन के वो पानी नीचे ही जाना है, तो रिवर वाटर तक में वहां पर जो पेस्टिसाइड के कंटामिनेशन थे वो एक इतने बड़े लेवल पे मिले कि आपका हेल्थ और डैमेजिंग जो एनवायरनमेंट में है वो देखा गया। Pesticide impacts on aquatic systems are often studied using a hydrology transport model. यहाँ पर जो इन्होंने बोला कि एक एक्वेटिक सिस्टम में बहुत बड़ी स्टडी करी वो किस उसमें करी, हाइड्रोलॉजी ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोलॉजी डेफिनेटली वाटर, हाइड्रो है ना, तो उसका मूवमेंट कहाँ तक हुआ। अब पानी जो है बहता हुआ अल्टीमेटली जा रहा है, बट किस लेवल तक वो परसिस्ट किया हुआ है ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड या जो भी हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, एंड फेट ऑफ केमिकल्स इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इवन जो रिवर्स के साथ झरने वगैरह ये सब हैं, वहां पर भी वो किस लेवल तक, मतलब एक तरह से ये पता चले कि फ्लोइंग तो हो रहा है, बट उसके बाद भी वो कितने लार्ज एरिया तक उसको कंटामिनेट कर रहा है। तो ये पूरी जो हमने बैन लगाया पेस्टिसाइड पर, ये ऐसा नहीं कि एक आध दो दिन की या एक दो साल की स्टडी, ये बहुत लंबी स्टडी चली, फिर देखा कि नहीं, इसका बैड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और इसको कंट्रोल करने का केवल एक ही वो हो सकता है कि आप इसको पूरी तरह से बैन कर दीजिए। फिर अभी जो कंटामिनेशन है उसको ही क्लीन अप करने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसको बैन। लास्टली ये यही बोल रहे हैं कि जो फैक्टर्स है विच अफेक्ट द पेस्टिसाइड्स एबिलिटी, पेस्टिसाइड की एबिलिटी जो कंटामिनेट कर रही है वाटर को, जैसे वाटर सॉल्युबल है तो डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एन एप्लीकेशन, जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वहां से वहां कितनी डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर रहा है। वेदर कंडीशन पर हमने देखा था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब। सॉइल का टाइप क्या है, टाइप ऑफ सॉइल, जैसे कि अपन बोलते हैं कि अगर ज्यादा उसमें होल्स हैं, है ना, पोरस है सॉइल, तो उसकी क्या होगी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब पोरस है तो अगर आप पेस्टिसाइड वहां अप्लाई करोगे तो पेस्टिसाइड भी पर्कुलेट होकर नीचे चले जाएगी, तो डिपेंड करेगा कि सॉइल का टाइप क्या है। प्रेजेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप जो है वो कितनी जल्दी ग्रो कर रही है, अगर बहुत स्लो हो रही है कि जल्दी हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द मेथड यूज टू अप्लाई द केमिकल। और जो लास्ट में ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली
मेथड कि आप केमिकल, यानी केमिकल अल्टीमेटली पेस्टिसाइड, कि आप उसको किस मेथड से अप्लाई कर रहे हो, किस मेथड, वेदर इट इज स्प्रेइंग और बाय मिक्सिंग विद वाटर, तो लिक्विड स्प्रे कर रहे हो, एयर स्प्रे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इस पे भी ये डिपेंड करेगा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स है, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं या बहुत बोल सकते हैं कि हम इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं कि पेस्टिसाइड मिनिमम यूज करके हम इसको हम बेनिफिशियल कैसे कर सकें और एडवर्स इफेक्ट को हम कैसे रोक सकें। फॉर फर्दर रीडिंग, जैसे कि लास्ट भी अपना पेस्टिसाइड ही था, तो आई थिंक मैक्सिमम बुक्स या फिर ऑलमोस्ट सारी बुक्स वही हैं पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड में ऑर्गेनोक्लोरिन या अदर पेस्टिसाइड्स जो आते हैं, क्योंकि हमको सिलेबस में ओनली ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड है, तो सेम बुक्स आर हियर। सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नंबर 1 इज द फर्स्ट कमर्शियल पेस्टिसाइड वाज, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, सिंपल दिया, द फर्स्ट कमर्शियल पेस्टिसाइड, it is Bordeaux mixture. DDT स्लाइड्स, ड्यूरिंग स्लाइड्स मैंने आपको बताया था कि DDT और जनरली मेनी ऑलमोस्ट ऑल द पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, ये हार्मलेस में कन्वर्ट नहीं होते, इसी की वजह से इनको बैन किया गया है। The most famous pesticide of world is definitely it is DDT. सबसे ज्यादा यूज हुआ, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बैन होने वाला पेस्टिसाइड भी यही है। बट अल्टीमेटली इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए भी थे। जब हमने इसको, थोड़ा ये भी था कि अनमाइंडफुल तरीके से हमने इसको यूज किया, तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार थे कि इसको हमको जिस तरह से स्मार्टली हैंडल करना था हमने नहीं किया। हाउस होल्ड पेस्टिसाइड स्प्रेज आर, जनरली जो हम घरों में पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, बहुत आपने सुना होगा बेगोन, स्प्रेयर एंड फिनिट, तो ये सबसे ज्यादा फिनिट या इसी को हम फ्लिट बोलते हैं, ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में भी खूब आता था। तो हाउस होल्ड पेस्टिसाइड जो है वो जनरली है अपना फिनिट एंड बेगोन। थैंक यू सो मच। आई होप पेस्टिसाइड पे ये जो दो अपनी लेक्चर हुए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और आगे आप इसको और अच्छे से थोड़ा और ऐड करके थ्रू डिफरेंट सोर्सेज और थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, बुक्स के अलावा वेबसाइट पे भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, वो थोड़ा देखिए, आप इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फिर अपने इस यूनिट में दो और लेक्चर बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।